हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर शरद चंद्र पांडे। आज आपके सामने एक बड़ा ही शानदार टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लेके आया हूं, जिसमें जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, थंबनेल पे हमने जो चीज़ें लिखी है वही इसमें अंदर होने वाली है। आपके साथ यहाँ पर 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हो मिलने वाली है। ये 10,000 प्रश्न आपके, इसमें 2 तरह के प्रश्न शामिल होंगे। एक तो ऐसे प्रश्न होंगे जो बिल्कुल नए बनाए जाएँगे, ठीक है? नए प्रश्न शामिल होंगे, यानी कि वे संभावित प्रश्न होंगे, ठीक है? ये संभावित प्रश्न होने वाले हैं। और बाकी जो प्रश्न होंगे ये आपके पीवाईक्यूज होंगे, यानी कि विगत परीक्षाओं में कई राज्यों में, जैसे आप जानते होंगे कि केवीएस का एग्ज़ाम भी कराया जाता है, केवीएस भी टीजीटी, पीजीटी का होता है, एनवीएस भी होता है, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। इसके अलावा ईएमआरएस भी होता है, आप सभी ये जानते होंगे, अभी हाल-फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ जो एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए। इसके अलावा चाहे आप उत्तराखंड टीजीटी, पीजीटी की बात करें, चाहे आप हिमाचल टीजीटी, पीजीटी की बात करें, चाहे आप पंजाब टीजीटी, पीजीटी की बात करें, चाहे आप यूपी टीजीटी, पीजीटी की बात करें, चाहे आप छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें, कहीं पर भी अगर हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसी 2 रूप में कवर कर लिए जाएँगे। जो संभावित प्रश्न हैं, हमने इस बात पे एक व्यापक रिसर्च किया और इस रिसर्च के बाद, शोध के पश्चात हमें ये चीजें निर्णय कि जो भी प्रश्न आयोग के द्वारा, चूंकि हिंदी का क्या है, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है यह निश्चित है, इसमें बहुत कुछ बदलाव नहीं आता। विगत कई सालों से बहुत मामूली बदलाव देखने को मिलते हैं, जो नई रचनाएं हुई या नए पुरस्कार मिले, उन्हीं से संबंधित कुछ नई चीजें पूछी जाती हैं। बाकी जो इनका पैटर्न है प्रश्न पूछने का, वह जो विगत वर्ष के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को नए कलेवर में ढालकर पूछे जाते हैं, या फिर जो पाठ्यक्रम आपका निर्धारित है उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम बात कर रहे हैं 10,000 प्रश्नों की, तो हिंदी के अगर आप पिछले कई वर्षों का प्रश्न पत्र उठा के देखें, तो लगभग 40 से लेके 50% जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न किसी न किसी तरह से पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कनेक्टेड होते हैं। अब अगर आपने 10,000 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला यहाँ कंप्लीट कर ली, तो इसमें आपको लाभ मिलेगा कि नए प्रश्न बनेंगे अगर, तो वो वे भी आपकी पहुंच के अंदर होंगे, आप उन्हें हल कर सकते हैं आसानी के साथ। और अगर पीवाईक्यूज को किसी प्रकार से रीपैकेजिंग करके आपके सामने लाया गया, तो भी आप उनको आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो यहाँ आप फ्री में 10,000 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं, और इसकी फीस जो होने वाली है, मात्र आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे शेयर करना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ पे नहीं करना है। और रही बात तैयारी की, अगर आप इतना सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, तो बिलीव करिए कि अगर इतना आपने कंप्लीट कर लिया, तो कहीं भी हिंदी से आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। आज हमने यहाँ 25 प्रश्नों को चुना है। ये 25 प्रश्न विथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ 50 प्रश्न बन जाने वाले हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि आज के इस सेशन में आप 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और ये 50 प्रश्न कहाँ से होने वाले हैं? वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई वर्ण से लेंगे। इसके अलावा वर्णमाला से। देखने को लग रहा होगा कि बहुत साधारण टॉपिक है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न आपके लगभग हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने मूलभूत इकाई से इसे प्रारंभ किया है। बाकी साहित्य में हम गद्य, पद्य, नाटक, हर विधाओं से संबंधित कवियों और लेखकों, निबंधकार, आलोचना का जो है, सबसे संबंधित प्रश्नों को यहाँ लेके आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमें कह रहा है, इनमें द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन के बारे में पूछ रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये देखना है कि इसमें 2 गुण होंगे इन व्यंजनों में। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग अपना उत्तर देते रहिए, दे सकते हैं। ई तो नहीं होने वाला है, क्योंकि क्या है, यह स्वर है, यह व्यंजन नहीं है। इस हिसाब से हमारा यह आंसर गलत हो गया। उसके बाद आपका आता है ह। तो ह आपके ऊष्म व्यंजन में आता है। ह आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो इसमें भी जो द्विगुण है यह तो नहीं हो सकता, तो यह भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास बचे 2 उत्तर यहाँ पर। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्रश्न यह बनाया गया है, इसमें एक छोटी-सी कमी है इस प्रश्न में। कमी क्या है कि यहाँ पे ड और ढ की बात हो रही है, और ड और ढ क्या होते हैं? ट वर्ग के ये वर्ण होते हैं। ट वर्ग के, आप अगर ट वर्ग की बात करें तो ट, ठ, ड और ढ। ट, ठ, ड, ढ और ण, ये 5 अक्षर इस परिवार में आते हैं।
और हम द्विगुण की बात करते हैं, इसमें किसी में भी द्विगुण नहीं है। ड़ है, ये पंचमाक्षर है, ठीक है, अभी पंचमाक्षर का इस्तेमाल होगा, पंचमाक्षर है और यहाँ पे द्विगुण नहीं होते, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार जो विकल्प हैं वो गलत हैं, लेकिन हम बता दें आपको, एक हमारे इस विभाजन में जब हम वर्णमाला का विभाजन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं, ठीक है। हम उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जब इनके उच्चारण में जिह्वा तालु में बहुत तेजी के साथ टच करके वापस आती है, ठीक है, तो इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे ड़ और र और र, ठीक है, ड़ और र। जैसे आप पढ़ते हैं पेड़, जब आप पेड़ पढ़ते हैं तो अगर आपने केवल इस तरह लिखा तो ये पेड़ हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका पेड़ हो गया, पेड़ नहीं हुआ। लेकिन जब आप यहाँ बिंदी रख देते हैं नीचे तो पेड़ पढ़ा जाता है। आपने लिखा रावण, ठीक है, आपने लिखा रावण, यहां पे जो ये पंचमाक्षर है ट वर्ण का, यह पेड़ की जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। और जो जैसे आप डमरू लिखिए, ठीक है, आप डमरू लिखेंगे तो यहां पे जो ड है उसकी जगह इस ड़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इनके साथ ये द्विगुण इसलिए कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इनमें दो गुण पाया जाता है, ठीक है, तो ये द्विगुण हो गए। यह बिंदी की वजह से इनका स्वरूप बदल जाता है, और अगर इन बिंदी न लगे तो ये ट वर्ग के व्यंजन कहे जाएंगे। तो यहां पे आशा करता हूं आपकी समझ में ये चीज आ चुका होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा दूसरा कह रहा है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन यहां कौन से हैं बताया जा रहा है। तो आप देखिए, अगर वर्ग का प्रथमाक्षर, अनुनासिक पॉसिबल ही नहीं है होना, ठीक है, ये एक तरह से आप देखिए तो प्रथम अक्षर किसी वर्ण का, आप देखिए क, च, ट, त और प, ये अनुनासिक कहीं से नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि जिनकी नाक की सहायता से जिनको बोला जाए, तो यहां कोई अनुनासिक नहीं है। तृतीय अक्षर की अगर बात करें, पहला हो गया नहीं है। तृतीय अक्षर की भी बात करें तो आप यहां देख सकते हैं ग, ठीक है, और यहां ज, इनमें भी नहीं आएगा। चौथा व्यंजन देखें तो यह भी नहीं आएगा। वर्ग का पंचमाक्षर अभी मैंने चर्चा किया, तो आप देखेंगे क वर्ग में अंग, और च वर्ग में इय, ट वर्ग में ड़, त वर्ग में न, और उसके बाद आपका म आता है प वर्ग में। तो ये 5 अक्षर ऐसे हैं जिन्हें पंचमाक्षर कहा जाता है, यानी कि हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वह क्या होता है, वह अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। हर वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। चलें अगला, निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृत है? इनमें से कहा जा रहा है कौन सा स्वर जो है वो समृत है। समृत क्या, मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर, जो ध्वनियां हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। जो स्वर ध्वनियां होती हैं वे 4 प्रकार की होती हैं। तो यहां जो आ है आपकी, यह समृत नहीं है, ठीक है, यह समृत नहीं है, क्योंकि जब आप इसे बोलते हैं आ, तो आपका पूरा मुख खुला होता है, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका विवृत हो जाएगा, यह समृत नहीं होगा। उसके बाद जब आप कहते हैं अ, यानी कि छोटा अ, ठीक है, छोटा अ, उसके बाद आप बोलते हैं ऐ, उसके बाद आप बोलते हैं औ, ठीक है, ऐ, औ, और आप बोलते हैं जब आ, ठीक है, इस तरह से इन वर्णों को जब आप बोलते हैं, इन स्वरों को आप बोलते हैं, इन्हें अर्ध विवृत कहा जाता है। इन्हें क्या बोला जाएगा, इन्हें अर्ध विवृत बोला जाता है, ठीक है, अर्ध विवृत, ये विवृत केवल है और ये अर्ध विवृत कहे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ई, ठीक है। अब इनमें चाहे छोटी ई हो, चाहे बड़ी ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे बड़ा ऊ हो, ये सारे क्या बोले जाएंगे, ये समृत बोले जाएंगे, ये सारे समृत कहे जाएंगे। इन्हें आप क्लोज भी कह सकते हैं, ठीक है, इन्हें क्लोज कह सकते हैं। और जो आपका विवृत था पहला वाला, इसे आप ओपन कह सकते हैं, ये ओपन हो सकता है। और जो आपका अर्ध विवृत है, इसको आप हाफ ओपन कह सकते हैं, ठीक है, इसे आप हाफ ओपन कह सकते हैं। अब जो आपका आई है यहाँ पे, यह अर्ध समृत ही है, ठीक है, अर्ध समृत ही कहा जाएगा इसमें। सॉरी, मैंने एरो इधर कर दिया, ठीक है। ये ए जो है आपका, यह आपका ए ओ, ठीक है, ए और ओ ये क्या कहे जाते हैं, ये हाफ क्लोज बोले जाते हैं। ये हाफ ओपन है और ये हाफ क्लोज कहे जाएंगे, ठीक है, हाफ क्लोज।
यानी कि इन्हें हम अर्ध समृद्ध कहते हैं। आशा करता हूं ये आपकी समझ में आ चुका होगा सारा की समृद्ध इसमें से कौन सा है। विकल्प हमारा सी यहां पर सही है। चले अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग भी अपना अपना उत्तर बताते चला करें। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां बता रहे हैं, हिंदी की कौन सी मूर्धन्य ध्वनियां हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियों में निम्नलिखित कौन कौन से, यानी कि जो मूर्धा के सहयोग से बोली जाती हैं उन्हें मूर्धन्य ध्वनियां कही जाती हैं। जैसे आप देखिए इसमें कौन कौन से हैं। पहले आप उच्चारण के आधार पर देखिए कौन कौन सी ध्वनियां होती है। चाहे हम जब च छ की बात करते हैं, ठीक है, पहला हमारे पास विकल्प है च छ, ठीक है। तो जो च छ ज होता है, च वर्ग है, च वर्ग क्या होता है, यह तालव्य होता है, ठीक है। च वर्ग क्या है, तालव्य। इचु यसा नाम तालु इनका सूत्र है, यानी कि ये तालव्य की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। तालु की सहायता से बोले जाते हैं तो इन्हें तालव्य कहते हैं। जब हम बात करते हैं ट ठ ड, ठीक है, तो ऋतु रसानाम मूर्धा, ठीक है, ऋतु रसानाम मूर्धा, ये मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं, मूर्धा की सहायता से। अब जब हम बोलते हैं प, ठीक है, प बोलते हैं उपपदमनीय नाम ओष्ठ, ठीक है, तो ये क्या बोला जाता है, यानी कि ये ओष्ठ के सहयोग से, ठीक है, ओष्ठ की सहयोग से, बिना ओठ की सहायता से हम इस वर्ण का उच्चारण, इस वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकते, यानी प फ ब में किसी का भी। उसके बाद बचा हमारा त थ ध न, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, ये त थ ध क्या बोलते हैं, ये दंत होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, दंत होते हैं। इनका होता है ऋट रसानाम दंता, शायद ऐसे ही होता है, मुझे सूत्र भी याद नहीं आ रहा इनका। तो थदना क्या होता है, ये क्या बोले जाते हैं, ये दंत की सहायता से बोले जाते हैं, दंत, ठीक है, दंत होते हैं। और इसी में स भी आता है, ये भी दंत वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पे मूर्धन्य की बात हुई तो हमें पता चला हमारा विकल्प बी, विकल्प बी हमारा यहाँ पे सही होगा, यानी कि ये हमें मूर्धन्य ध्वनियां कही जाएंगी। अगला है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, कहा जा रहा है। ध्यान रखिएगा जो अंतिम शब्द होता है उस पर जरूर फोकस किया करें। कभी कभी होता है पूछता है, कहीं कहीं पूछता है नहीं है, तो हमें देखना कह रहे हैं कि ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अभी मैंने पीछे वाले प्रश्न में आपको बताया कि कौन सी ओष्ठ ध्वनियां नहीं है, तो आप बड़े आसानी के साथ बता सकते हैं कि अगर हम बात करें प, तो प फ ब म, ठीक है, ये ओष्ठ ध्वनियां है, ओष्ठ की सहायता से। भ भी ओष्ठ और म भी, ये सभी क्या है, ये सभी प वर्ग के, प परिवार से संबंधित है, प वर्ग के। और प वर्ग क्या होता है, ओष्ठ ध्वनियां ही कहे जाते हैं, ओष्ठ व्यंजन ही बोले जाते हैं ओष्ठ की सहायता से। अब इसमें च बना, और च क्या है, इचवेसा नाम तालु, ठीक है, च क्या है इसमें, ये तालव्य की सहायता से, ठीक है, तालु की सहायता से बोले जाते हैं। इसलिए हमारा जो विकल्प है सही क्या हो, विकल्प हमारा यहां पर ये सही है, यही जो है ध्वनि ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चले अगला, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा स्वर को क्या बोला जाता है, ठीक, मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफिम, मात्रा स्वर को वर्ण नहीं बोला जाता, रूप नहीं, शब्द नहीं, समरूप या ग्रेफिम कहते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, ठीक है, 11 स्वर हैं। कौन कौन से, आ, छोटी ई, बड़ी आ, आ ई, ई उ ऊ, ए अय, ओ ओ औ, ए अय, इसके बाद री लगा लीजिए यहीं, री, ओ औ, अंग और अह, ठीक है, ये दो लास्ट के। इनको अयोगवाह भी बोला जाता है, क्योंकि कभी कभी इनकी गणना नहीं की जाती, तो इनको अयोगवाह भी बोला जाता है। एक यहाँ पे अनुस्वार और एक विसर्ग, ठीक है। तो यहां पर ये स्वरों की संख्या हमारी हो गई। कभी कभी आजकल खासकर री नहीं जोड़ा जाता, कहीं कहीं आप देखेंगे ली भी जोड़ लिया जाता है, ठीक है, इसे भी जोड़ा जाता है। चले अगला है छह ध्वनि का उच्चारण, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान, छह ध्वनि है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। छह उच्चारण, ध्वनि का उच्चारण स्थान, अपना अपना कमेंट आप लोग बता सकते हैं। छह का क्या होगा, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत नहीं है। अब ओष्ठ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर छह जाहिर सी बात है यह चौ परिवार से संबंधित है, तो यह भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा यह जो है ओष्ठ नहीं है, वर्ष नहीं हो सकता, यह सही विकल्प हमारा सी होगा।
यह तालव्य इसका उच्चारण होगा, तालव्य। शेष का विवरण हम इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे इससे पहले हमने देखा था दंत में कौन-कौन से आते हैं, द, थ, द, ध, न आते हैं। उसके अलावा ल, स भी आता है, दंत ल, स भी आता है, ये भी देखते चलिए, ल, स भी आता है। ओष्ठ में हमने बात किया तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके अलावा प वर्ग का पूरा आता है, ठीक है। तालव्य की बात करें अगर तो छोटी ई, बड़ी ई और च वर्ग पूरा, ठीक है, च वर्ग पूरा। उसके अलावा य जो अंतस्थ व्यंजन है और श, ठीक है, यह भी तालव्य श बोला जाता है। यह दंती श हो गया, दंत श, और यह तालव्य श हो गया। और एक जो होता है यह मूर्धन्य श कहा जाता है, श इसका उच्चारण होता है। वर्ष ध्वनियों की बात करेंगे तो वर्ष ध्वनियां कौन सी होती हैं? स, र, ल और ज, ठीक है, इन्हें वर्ष ध्वनियां कही जाती हैं। चलें, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? तालव्य ध्वनि के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ देखते हैं। च, प, ल और ह, इनमें से तालव्य ध्वनियां, अब इतना इससे पहले बता चुका हूं तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब समस्या होगी बताने में, ठीक है। तो कौन सी इसमें तालव्य ध्वनियां होगी? प तो नहीं है, ठीक है, ल भी नहीं है, ठीक है, ह भी नहीं है। सही विकल्प इसका क्या होगा? सही विकल्प इसका च होगा। च तालव्य ध्वनि है। इसमें फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दूं, छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, अब च वर्ग में जितने भी आते हैं सारे, इसके अलावा य, अंतस्थ व्यंजन, इसके अलावा श, ठीक है, ये सारे तालव्य ध्वनियां कही जाती हैं। प ओष्ठ हो गया, ल दंत हो गया, ह कंठ हो गया, ठीक है। प क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। बार बार रिपीट करने से अच्छी बात है, तैयारी अच्छी हो जाएगी। ल जो आपका है, ठीक है, ल, ल किस में आ जाएगा? ल दंत में आ जाएगा, ठीक है, दंत में आ जाएगा। यह स के साथ प्रयोग है, दंती स होता है इसके साथ। और ह आपका एक कंठ में आ जाए, अकुह विसर्जिया नाम कंठ, ठीक है। और यह क वर्ग के साथ है, क वर्ग भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। चले, अगला बढ़ता है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? निम्न में कौन सा पश्च स्वर कहा जाएगा? ठीक है। उच्चारण में जिह्वा के भाग के प्रयोग के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह जिह्वा हो गई, ठीक है, यह जिह्वा हो गई, ठीक है। और जिह्वा के उच्चारण के स्थान, जैसे अग्र हो गया, मध्य हो गया और पश्च हो गया, ठीक है। ये अग्र हो गया, ठीक है, जो आपके दांतों के स्पर्श में आती है, ठीक है, दांतों के स्पर्श में आती है। मान लीजिए कि आपके दांत होते हैं, ठीक है, दांत होते हैं और इस तरह से ये टच करती है तो उच्चारण, और यह जिह्वा का मध्य भाग हो गया और यह जिह्वा का पश्च भाग हो गया। तो उच्चारण के स्थान पर कौन सा पश्च स्वर इनमें से कहा जाएगा? तो चलिए देखते हैं। जब हम बात करते हैं 3 प्रकार की, तो अग्र स्वर जितने होते हैं, यानी कि यहां से जिसका उच्चारण किया जाता है जिह्वा के अग्र भाग से, देखते हैं कलर चेंज हो जाए तो बेहतर होगा। हाँ, चलिए हो गया, ठीक है। जिह्वा के अग्र भाग से अगर देखें तो किसका? जैसे आपका ई हुआ, छोटी ई, बड़ी ई, इसके अलावा ए और अय, ये क्या होते हैं? ये अग्र स्वर कहे जाते हैं, ठीक है, यानी कि ये जिह्वा के अग्र भाग से उच्चरित होते हैं, ठीक है, जिह्वा के अग्र भाग से। अब मध्य की बात करें तो मध्य से केवल एक स्वर का उच्चारण होता है मध्य से, और वह कौन सा है? अ। अ जो होता है जिह्वा के ये मध्य भाग से उच्चरित होता है। पश्च की अगर बात करें तो पश्च का महत्व भी अग्र की तरह ही काफी अधिक है। इसमें आपका आ, आ भी पश्च से होता है। आप उच्चारण करके भी चेक कर सकते हैं। छोटा ऊ, इसके अलावा बड़ा ऊ, इसके अलावा ओ और एक आपका आ, ठीक है। यह जो वर्ण है ये सारे क्या होते हैं? ये पश्च से उच्चरित होते हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा जो विकल्प है कह रहे हैं पश्च स्वर, तो ई भी नहीं है क्योंकि अग्र में आ रहा है, और छोटी बड़ी दोनों नहीं, और अ भी नहीं क्योंकि अ इकलौता क्या है? ये मध्य में आता है। हमारा सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प ए होगा यहाँ पर। चलें, अगला, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? बड़ा महत्वपूर्ण है और जाहिर सी बात है कि आप में से कई सारे लोग हो सकता है पहले उत्तर दे चुके हों, ठीक है, क्यों, और हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ आप, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, संयुक्त व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो सामान्य सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है, कि भैया संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा-सा खेल अलग हो गया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? च नहीं है, ट सीधा-सीधा दिख रहा है, नहीं है, औ स्वर हो गया, व्यंजन का सवाल ही नहीं उठता। अगर आपने प्रश्न सही से पढ़ा तो बहुत सारे उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। बचा हमारे पास एक विकल्प, और अगर कहीं पूछा गया है
तो जाहिर सी बात है प्रश्न यह बन सकता है। हमें इसके बारे में जानना है तो क्या यहाँ देखना है, क्या 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 है, यह संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, दो ऐसे व्यंजनों के मेल से होता है जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित, ठीक है, पहला व्यंजन स्वर रहित यानी क है। इसमें जब हमने हलंत लगा दिया, जब हम पूरी तरह क बोलते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है कि इसमें हम अ मिला के चल रहे हैं। ठीक है, तब जाके यह उच्चारित करने के योग्य बनता है और यह क बनता है। लेकिन जब हम हलंत लगा दिए तो आधा हो गया। ठीक है, तो स्वर रहित हो गया। तो ये क्या है, जब हलंत लगाए तो यह स्वर रहित व्यंजन बन गया। ठीक है, इसके अलावा कहा जा रहा है दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो, और दूसरा या इसमें देखिए य मिला हुआ है, तो इसके साथ दूसरा य पूरी तरह से मिला हुआ है। ठीक, तो जब ऐसे व्यंजन होते हैं तो उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो जब आप परीक्षा में जाएं तो इसे न खोजें। ठीक है, अगर इस तरह से भी मिल जाए तो भी आप मान लीजिए कि हमारा उत्तर यही सही होने वाला है। ठीक है, ये हमारा उत्तर सही होगा अगर यह आपको वहां नहीं मिलता है तो। यहाँ क में, क्या में क आधा तो यह मिला हुआ है। क जहां बिना स्वर के है, वहीं यह पूरी तरह स्वर के साथ है। ठीक है, च द्वित्व व्यंजन है, इसे क्या बोला जाता है, इस तरह से इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। यानी कि जब एक ही व्यंजन को दो बार प्रयुक्त किया जाता है, इसमें समान व्यंजनों का मेल होता है, तो इन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा आप ट की बात करें तो ट क्या है, ट मूर्धन्य है। उसके अलावा अगर हम औ की बात करें तो औ क्या है, यह संयुक्त स्वर है। ठीक है, औ क्या है, यह संयुक्त स्वर है। और संयुक्त स्वर किसके किसके मेल से बना हुआ है, अ और ओ। अ और ओ के मेल से क्या बना, बना औ। ठीक है, औ। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ चुका होगा। चले अगला, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, कौन सा युग्म यहां अघोष ध्वनि है। तो अब अघोष और सघोष की अगर बात करें, देखिए यहां पर ये हमारी टेस्ट सीरीज है, प्रॉपर हम हिंदी की क्लास भी लेंगे। ठीक है, हमारे इस चैनल पे हिंदी की भी क्लासेस चलेंगी, उसमें हम आपको एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। यह टेस्ट सीरीज है तो इसमें हम आपको बेसिक चीजें बिल्कुल समझाते हुए चल रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं कि अघोष क्या कहलाते हैं। तो यह परिभाषा आप जान ली कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर। ठीक है, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग का प्रथम प्रथम और दूसरा व्यंजन, प्रथम और द्वितीय व्यंजन जो होता है, प्रथम और द्वितीय व्यंजन। इसके अलावा श, श और स। ठीक है, तालु, मूर्धन्य और दंती, ये सारे क्या होते हैं, ये अघोष व्यंजन कहे जाते हैं। ये क्या बोल लेते हैं, ये अघोष व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, व्याकरण का सारा कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा, व्याकरण के एक एक हिस्से को कंप्लीट कराऊंगा अपने चैनल पे, उसकी चिंता आप मत करिएगा। जिसको पढ़ना है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिएगा। हमारी फीस यही है केवल, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज्यादा बेहतरीन प्रोग्राम हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये तो पता चल गया प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन, साथ में ये जो आपके ऊष्म व्यंजन हैं, ये सारे व्यंजन अघोष व्यंजन कहे जाते हैं। अब आपको बड़े आसानी के साथ यहां खोज लेंगे, और कहा जा रहा है कि युग्म अघोष ध्वनि है। ठीक है, ये अघोष ध्वनियां, इसमें जब हमने खोजा तो क्या मिला हमें यहां पर, विकल्प हमारा सी। ठीक है, विकल्प सी हमारा, ये अघोष व्यंजन है। ठीक है, क्योंकि प और फ ये क्या है, ये अपने वर्ण के प्रथम और द्वितीय व्यंजन है। प्रथम और द्वितीय, आप ध्यान रखिए, आप गिन सकते हैं, काउंट कर लिया करिए। ग और घ क्या है, ये तृतीय और चतुर्थ है, तृतीय और चतुर्थ है। ठीक है, ड और ढ को भी आप देखिए, ये भी तृतीय चतुर्थ। द और ध को भी देखिए। तो कुल मिला के हमारा विकल्प जो सी है, यही यहां पर सही होने वाला है। प फ, प वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन है और ये अघोष है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है, इनमें से कौन सुमेलित है, यानी कि अगर अघोष दिया है तो देखना है कि जो वर्ण उसके साथ लगा हुआ है व्यंजन, क्या वो अघोष है। अल्प प्राण लगा है तो देखना है क्या वह वर्ण अल्प प्राण है। ऊष्म लगा है तो देखना है क्या वो ऊष्म है। अगर सघोष है तो क्या वो सघोष है, इसी को देखना है। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा। यहां पर देखिए ग लगा है तो ग के साथ अघोष लगा है, और यह वर्ण का कैसा अक्षर है,
आप ध्यान रखिए तीसरा वर्ण है, और हमने पीछे पढ़ा था क्या होगा, प्रथम और द्वितीय होना चाहिए, इस हिसाब से ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये घोष है, ठीक है, ग क्या है, ग घोष है, इस हिसाब से गलत हो गया। अब फ की अगर बात करें तो फ क्या है, यहां लिखा है अल्प प्राण, और अल्प प्राण के बजाय फ क्या है, महाप्राण, ठीक है। अंग्रेजी में एक चीज याद रखिए, नियम शायद कहीं कहीं काम ना करे, याद रखिए जिस भी वर्ण, जैसे आप लिखते हो क, ख, ग, घ, क की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, के, ख की क्या लिखते हैं, के एच, ग की क्या लिखते हैं, जी, घ की क्या लिखते हैं, जी एच। तो जिसके साथ भी एच लगा हुआ है महाप्राण होगा, ठीक है। तो यहाँ फ क्या है, फ का पी एच होता है, ठीक है, तो यहाँ पे महाप्राण होगा, ठीक है। और ठ, ठ आपका आ रहा है, ठ क्या है, ठ अघोष है, ठीक है। ट, ठ दूसरा वर्ण है, वर्ग का दूसरा वर्ण है। और स जो है यहाँ पे, स यह सही है क्योंकि यह क्या है, ऊष्म व्यंजन है। तो जो आपके श, श और स होते हैं, दंती तालव्य जो है मूर्धा तालव्य दंती, ये श जो हैं आपके, ये सारे ऊष्म व्यंजन कहे, श, 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 स और ह, ये क्या बोले, ये ऊष्म व्यंजन आपके कहलाते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा कह रहे हैं कि ऊष्म व्यंजन नहीं है। अभी अभी तो मैंने बताया ऊष्म व्यंजन कौन से नहीं है, तो ह तो ऊष्म व्यंजन में आता है, श भी आता है, श भी आता है, ल नहीं आता, ठीक है। ल जो व्यंजन है, यह ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी सारे आते हैं, ठीक है। यह क्या है, यह अंतस्थ व्यंजन में, ठीक है, यह क्या है, यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंतस्थ में आपका य, र, ल और व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चले, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां हैं, महाप्राण ध्वनियां इनमें से कौन सी कही जाएंगी। अभी अभी हमने पीछे देखा, इसकी एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा था। तो चलिए विकल्प देखते हैं, कौन कौन से महाप्राण कह रहे हैं ध्वनियां हैं। क और ग, ठीक है, पहली चीज ये तो नहीं है, ठीक है। च और ज, बिल्कुल ये भी नहीं है आपकी। उसके अलावा प और ब, ठीक है, प और ब भी नहीं है। सही विकल्प हमारे पास अब अंत में एक बचा, ड और ढ, ये क्या है, ये महाप्राण ध्वनियां हैं, ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में, ठीक है, आप यहां देखिए, चलिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, ध्वनियों के उच्चारण में दीर्घ प्राण, ठीक है, दीर्घ प्राण वायु, दीर्घ प्राण वायु प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है, उसे महाप्राण ध्वनियां कहते हैं, महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। इसमें से आपका कौन कौन से आएगा, क, ग, च, ज, प, ब, ठीक है। ये क्या है, ये अल्प प्राण ध्वनियां हैं, ये क्या है, अल्प प्राण ध्वनियां हैं, ठीक है, अल्प प्राण ध्वनियां हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में अल्प प्राण उपयुक्त होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिसमें ज्यादा प्राणवायु का इस्तेमाल होता है उसे जो है महाप्राण कहा जाता है, या जो है दीर्घ प्राण आप उसे कह सकते हैं। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन सही है, यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है, और यह जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। आप लोग भी अपना अपना उत्तर दीजिएगा, बाकी तो मैं बताऊंगा ही यहाँ पर, ठीक है। सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं, पहली बात ध्यान रखिए, ठीक है। सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं, और हमें पहले अपने विकल्प में ही उत्तर मिल गया, और वह उत्तर हमारा क्या रहा, सभी स्वर सघोष होते हैं, यही सही है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास से स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, जिनके उच्चारण में, जब हमारे गले में जो स्वर तंत्री है उनमें कंपन उत्पन्न होता है, तो उसे हम सघोष ध्वनि कहते हैं, जिनके उच्चारण से घोष होता है। सघोष व्यंजन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कहे जाते हैं, तो व्यंजन वर्ण के, ध्यान रखिएगा, केवल व्यंजन हो सकता है, व्यंजन वर्ण के, ठीक है, व्यंजन वर्ण के तीसरे, व्यंजन वर्ण के तीसरे, चौथे,
तीसरे, चौथे, पांचवें, तीसरे, चौथे, पांचवें अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन यानी कि य, र, ल, व इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या कहे जाएंगे? ये सारे के सारे सघोष व्यंजन कहे जाएंगे। अब जब हमें हमारा पहले बार में पहला उत्तर मिल गया तो बाकी सारे विकल्प यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है वर्त ध्वनियों के उच्चारण। वर्त यहां नहीं होगा, वर्त से होगा। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, वर्त से कहा जाता है, वर्त से। ये यहाँ सही इसका अर्थ होगा। कह रहे हैं कि के उच्चारण, वर्ष ध्वनियों के उच्चारण। अब इसमें जो विकल्प दिया गया है यह पूछा गया कौन सा सही होगा। तो कह रहे हैं जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श करती है। आप बोलकर देखिए जिह्वा का अग्रभाग कहाँ स्पर्श करता है वर्ष ध्वनियों का। दूसरा कह रहे हैं जिह्वा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती है। और तीसरा कह रहे हैं जिह्वा की नोक तालु का स्पर्श करती है। चौथा कह रहे हैं जिह्वा की नाक, नाक नहीं नोक होगा, होठों को स्पर्श करती है। तो अब यहां पर अगर बोल रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए क्या होगा यहां पर। यहां पर विकल्प हमारा ए ही सही है, पहला विकल्प ही यहां पर सही हो जाएगा, पहला विकल्प ही। ठीक है, पहला विकल्प क्या कह रहा है कि पहला विकल्प बोल रहा है वर्ष ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। वर्ष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कहे जाते हैं? न, न वर्ष व्यंजन होता है। इसके अलावा स, दंती स जो होता है। उसके अलावा र जो आपका अंतस्थ में आता है। उसके अलावा ल, इनको क्या बोला जाता है? इनको वर्ष ध्वनियां कहा जाता है, वर्ष ध्वनियां कही जाती हैं। बाकी सारे विकल्प यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सही नहीं है। चले तो बाकी विकल्प को आप काटते भी चले तो अच्छा है। ठीक है, चले अगला री, री ध्वनि। अब चूंकि वैदिक संस्कृत में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता था और पुरानी हिंदी में भी ज्यादा इसका प्रयोग होता था। हालांकि अब इसका प्रयोग बहुत कम हो रहा है, लेकिन प्रश्न पूछेगा, प्रश्न बनेगा तो आप यह तर्क नहीं दे सकते वहां। तो कह रहे हैं उच्छिस, उच्छिस कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, यह ध्वनि नहीं है उच्छिस। ठीक है, कह रहे हैं मूर्धन्य। अच्छा थोड़ा सा विकल्प यहाँ ऊपर नीचे हो गया। मूर्धन्य, मूर्धन्य भी नहीं है। ठीक है, सॉरी ऋतुर्साना मूर्धा, हाँ बिल्कुल यह मूर्धन्य ही होगा, माफ करें मूर्धन्य ही होगा। पार्श्विक नहीं है, पार्थिक नहीं होगा, यहाँ पार्श्विक होगा। ठीक है, पार्श्विक होता है। ठीक है, पार्श्विक होता है तो पार्श्विक भी नहीं होगा, संघर्षी नहीं। सही विकल्प हमारा क्या है? मूर्धन्य। ठीक है, र और र जो होते हैं ये उच्छिष्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह उच्छिप्त होना चाहिए। ठीक है, द्विगुण व्यंजन तो यहाँ उच्छिप्त होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है? ड़ ये जो होते हैं ये उच्छिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसे नीचे लगाना है बिंदी, यहाँ लगा देंगे अंग हो जाएगा। ठीक है, जो हम क वर्ग का पंचमाक्षर पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पार्श्विक व्यंजन है ल। ठीक है, जो पार्श्विक व्यंजन है वो क्या बोला जाता है? ल है। और मूर्धन्य यहाँ आपका री है। ठीक है, मूर्धन्य यहाँ आपका री हो गया। ठीक है, जबकि ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म आपका श, 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 स, ह आते हैं। ठीक है, चले निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोगवाह हैं? पहले ही मैंने बता दिया था पहले ही क्वेश्चन पे, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। हमारा पहला विकल्प कह रहा है अ, छोटा अ, बड़ा अ। इसके अलावा क, ख, अंग, अह, ई और क। भाई यह भी नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं, ये तो व्यंजन ही है। ठीक है, और ई और क भी नहीं है, तो विकल्प हमारे पास बचा सी। ठीक है, ये अयोगवाह कहे जाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अ, आ, क के ये ध्वनियां तो आपको पता ही है, और उच्छिप्त भी आपको बता दिया इससे पहले। अब जो इनमें द्विगुण व्यंजन पाया जाता है वो उच्छिप्त में थे, और यहाँ पे ये अंग अह जो बचे आपके, ये क्या बोले जाएंगे? ये आपके अयोगवाह बोले जाएंगे। चले, और इसमें कुछ नहीं है। देखिए ये जो है आपका अ है और यहाँ ई है। अ, ई और ऊ और री, ये आपके क्या बोलते हैं? ये मूल ध्वनियां कही जाती हैं। ठीक है, मूल ध्वनियां बोली जाती हैं। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लेता है तो ये चार मूल ध्वनियां हैं। कभी कभी री को हटा के तीन मूल ध्वनियों का भी विकल्प पूछ दे दिया जाता है, तो इसके लिए भी आप सावधान रहिएगा। ठीक है, चलिए अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। अधिक प्रयत्न के बाद जो उच्चरित होते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? जैसे अल्प प्राण महाप्राण हमने पढ़ा था पीछे।
ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है अल्प प्राण व्यंजन। तो भाई अगर अधिक प्रयत्न लग रहा है तो अल्प शब्द कैसे इससे कनेक्ट होगा, तो यह तो पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा कह रहे हैं सायास व्यंजन, तो भाई किसी बिना प्रयास के तो कोई व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता, तो यह भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, इस तरह के शब्द नहीं हो सकते। उसके अलावा कह रहे हैं कि महाप्राण, हाँ थोड़ा थोड़ा टैली कर रहा है इसके साथ। ठीक है, सुदीर्घ व्यंजन, हाँ सुदीर्घ हो सकता है, लेकिन जब पहले ही हमारा उत्तर सही मिल चुका है तो हम यहाँ क्यों जाए। ठीक है, तो महाप्राण, देखिए कभी कभी प्रश्न क्या होता है पढ़ने से नहीं हल होते, कभी कभी प्रश्न क्या होता है दिमाग लगाने से भी हल होते हैं। तो अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन को महाप्राण व्यंजन भी कहा जाता है, और कम प्राण वायु प्रयुक्त होकर उच्चरित होने वाले व्यंजन को अल्प प्राण कहा जाता है, अल्प प्राण बोला जाता है। ये हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। चले, कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है, कौन से वर्ण में ओष्ठ वर्ण है इनमें से, तो चलिए देखते हैं। य र श, जाहिर सी बात है इसमें तो नहीं हो सकता। ठीक है, अंतस्थ और उष्म दोनों मिला हुआ है। च ल द देख लेते हैं, तो इसमें भी नहीं हो सकता च ल द के अंतर्गत, क्योंकि इसमें भाई जो है इचुसा नाम तालु, तालु का यहाँ प्रयोग हुआ है, पार्श्विक व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ट वर्ग का व्यंजन है। अब बच्चा हमारे पास सी कह रहे हैं कि प फ ब। ठीक है, तो प फ ब ये क्या है, ये ओष्ठ वर्ण है। ठीक है, यहाँ ओष्ठ वर्ण यही आएंगे। ठीक है, विकल्प हमारा सी सही है, जबकि ये तीनों हमारे गलत हैं यहाँ। ठीक है, चले, कौन से वर्ग में सभी वर्ण, ध्यान रखिए कह रहे हैं सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, कौन से वर्ग में, प्रश्न महत्वपूर्ण है, बड़ा जानदार भी है। ठीक है, कौन से वर्ग में सभी वर्ण, अब सभी वर्ण जब पूछ रहे हैं तो कौन से इसमें पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। दिए गए विकल्प में, बाकी किसी वर्ग में नहीं आएगा। ठीक है, जो 5 वर्ग हैं हमारे, क च ट त प, क च त, क च ट त प, ये पांचों वर्गों में किसी में नहीं है, ये दिए गए विकल्प में से पूछ रहा है, इसके लिए सावधान रहिएगा। ठीक है, तो इसमें ये भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क च ट त, यही ऐसा है जो अल्प प्राण है, पहले हैं सारे वर्ण के, सारे वर्ग के पहले अक्षर ये हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा विकल्प यहाँ पर बी सही होने वाला है। क च ट त अल्प प्राण व्यंजन है, और अल्प प्राण का अर्थ हुआ जिन व्यंजनों के उच्चारण में अल्प प्राण वायु प्रयुक्त होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण के लिए कुछ हम देख लेते हैं, कुछ क्या बुनियादी नियम है इनका। तो इनका नियम कह रहा है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तृतीय, तीसरा और पंचम, पांचवा, इसके ये सारे क्या होंगे, प्रथम तृतीय और पंचम, ये सारे अल्प प्राण कहे जाएंगे, यानी कम प्राण वायु के इस्तेमाल से इनका उच्चारण होता है। साथ ही साथ, साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन, साथ ही साथ जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन यानी कि य, र, ल और व, ये भी अल्प प्राण कहे जाते हैं। चलिए, तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है, निम्न में से जो दिए गए हैं तालव्य वर्णों के कौन से कहे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहचानते हैं। आप देखिए यहाँ पे क वर्ग का भी है, ट वर्ग का भी है और च वर्ग का भी है। इसके अलावा यहाँ प वर्ग भी शामिल है, आप देख सकते हैं अंतस्थ भी शामिल है और प वर्ग भी शामिल है। अब देखना इसमें हमारा सही यहाँ पे कौन सा होने वाला है तालव्य वर्णों में, तालव्य वर्णों में कौन सा शामिल है। तो यहाँ पर श, इच ऐसा नाम तालु। ठीक है, श मिल गया, पहले ही पकड़ा गया चोर, इसको पकड़िए, और पहला वर्ण पकड़ा गया और ई पकड़ा गया, तीनों यहां मिल गए, तो ये क्या कह जाएगी, ये तालव्य है। ठीक है, तालव्य है। और तालव्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो पहली चीज च वर्ग रहेगा, च वर्ग इसका पूरा परिवार शामिल होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ई रहेगी, छोटी ई भी रहेगी और श भी रहेगा, ये भी ये तालव्य श कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिख गया, तालव्य श भी ये कहा जाता है। ठीक है, अन्य वर्णों जो ये सब दिए गए हैं ये सही नहीं है हमारे दिए गए हमारे प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूं ये भी प्रश्न आपकी समझ में आ चुका होगा। अगला है महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, महाप्राण व्यंजन पीछे बता चुके हैं, लेकिन चूंकि हमारा ये टेस्ट सीरीज का यही प्रक्रिया रहेगी कि बार बार दोहराते चलें, जिससे कि आपके दिमाग में चीजें एकदम फिट बैठ जाएं और एग्जाम में किसी भी तरह से आपको असुविधा ना होने पाए। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, हमारा नियम क्या कहता है महाप्राण का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, ध्यान रखिएगा,
दूसरा, चौथा, जो भी वर्ण होगा वो क्या होगा? वो महाप्राण होगा। तो अब देखिए इनमें से खोजिए हमारा कौन सा है? तो पहला और दूसरा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तीसरा, पांचवा ये भी नहीं है। दूसरा और तीसरा ये भी नहीं है। सही विकल्प क्या आ रहा है? सही विकल्प है दूसरा और चौथा। तो हमारा यह विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा विज्ञान में महाप्राण व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे ख, घ, झ, फ। अल्प प्राण वायु व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु की आवश्यकता होती, क, ग, ज और प, इस तरह से। ठीक है, तो लिख के भी हम बता सकते थे, लेकिन ठीक है, चलिए लिख ही देते हैं। ठीक है, तो आपके समझने के लिए ख, घ, झ और फ, ये क्या है? ये सारे महाप्राण कहे जाएंगे। इसके अलावा क, ग, ज और प, ये सब क्या है? ये सब अल्प प्राण है। ठीक है, अल्प प्राण कहे जाएंगे। चले, अगला है, री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? शब्द दिया हो, कह रहे हैं कि इसमें री स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है। किसमें हो? आम्र। तो आम्र, र, र का सीधे सीधे उच्चारण क्रिया, क्री। ठीक है, क्रिया, क्री। ठीक है, तो इसमें भी री का नहीं दिखा, देखते हैं क्या क्या प्रयुक्त हुआ है। सही विकल्प हमारा क्या आ रहा है? रात्रि। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें सही है मातृ, मातृ। ठीक है, मातृ। ठीक है, मातृ में री स्वर की प्रयोग मातृभूमि में हुआ है। री स्वर की मात्रा के प्रयोग से अन्य शब्द कैसे बनेंगे? जैसे ध्यान के भ्रम मत पालिएगा कि इनमें है। जो अन्य शब्द बनेंगे, जैसे देखिए कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम, ये री के प्रयोग से बना है। इसके अलावा कृपाण। ठीक है, कृपाण। ठीक है, जो सिख लोग रखते हैं, 6 इंच इसका डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। 6 इंच का ये कहीं भी ले जा सकते हैं, इनको इजाजत होती है। इसके अलावा कृषि। ठीक है, कृषि, इसमें भी क्री का प्रयोग, री का प्रयोग हुआ है। कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न बता दे रहा हूं, कहीं पूछा जाए तो याद रखिएगा, कृतघ्न। इसके अलावा मृग। ठीक है, मृग। इसके अलावा श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार। ठीक है, इसके अलावा नृप। ये सारे में क्या हुआ है? इन सब में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। चले, अगला प्रश्न, कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? ठीक है, फिर से वही चीज आ गया। तो चलिए, अच्छी बात है ना, रिपीट हो रहा है आपका बार बार। तालव्य वर्ण इसमें कौन से दिए गए? ई, य, श। इच नाम तालु पकड़ लेते हैं। ठीक है, ऋटसा नाम मूर्धा हो गया। ठीक है, इसमें क है, कंठ का है, तो होना ही नहीं चाहिए। इसमें ह, स, ल, द सब मिले हुए हैं, ऊष्म मिला हुआ है। इसके अलावा अंतस्थ मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए अंतस्थ भी मिला हुआ है, ऊष्म भी मिला हुआ है, ओष्ठ भी मिला हुआ है, ये भी नहीं। बच्चा एक जो शुद्ध रूप से दिखा रहा है कि ये सभी तालु से उच्चरित हो सकते हैं। ठीक है, तालु से उच्चरित हो सकते हैं। ई हो सकता है, च हो सकता है, श हो सकता है। च मतलब च वर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सभी असंगत हैं, इसके साथ टैली नहीं कर रहे हैं। चले, अगला। अब यहां पर यह हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है, और यह अंतिम प्रश्न का आपको आंसर खुद देना है। और इससे हमें यह भी आइडिया लगेगा कि आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखी है या नहीं। यही आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखा करें। जिन्होंने अभी तक ये 25 प्रश्नों तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि उनका धैर्य काबिल तारीफ है, और वो चाहते हैं कि हाँ, सच में गंभीरतापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी देखें, कमेंट करें, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसके बारे में मैं बता चुका हूं पीछे। तो देखते हैं कितने लोग बताते हैं, और मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।